हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं वो क्लास 12th का, क्लास 12th फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री वगैरह भी हम स्टार्ट करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन आज फर्स्ट फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डेफिनेटली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इन विच वी हैव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक first write the heading electrostatics. Okay, what do you mean by electrostatic? So first of all, introduction of electrostatic. Introduction. Electrostatic, it is the study of charge. It is the study of charge where charge must be in rest. It is the study of charge where charges or charge must be in rest. Then we have to define electrostatic. Otherwise, electrodynamics. तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चार्ज अगर रेस्ट में है, इफ चार्ज इज इन रेस्ट एंड चार्ज इज इन मोशन, इफ चार्ज इज इन रेस्ट देन electrostatic. If charge is in motion, then electrodynamic. Electrodynamics. Electrostatics, जहां पे हम क्या क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज एटसेट्रा. Electrodynamics, where charge is in motion. So here we will study about current, AC, that means alternating current, similarly magnetism, EMI, electromagnetic induction etc. तो जहाँ पे चार्ज रेस्ट में है वहाँ पे चार्ज का एक खास प्रॉपर्टी डेवलप होती है और उस स्टडी ऑफ द चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा हम डिस्कस करेंगे. वेयर चार्ज इन मोशन वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेयर वी विल स्टडी अबाउट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, EMI एटसेट्रा. देन तो फिर से हम चार्ज के बारे में बात करें तो जब चार्ज अपना रेस्ट में है, मोशन में है, तो उसको हम फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं. चार्ज की बात कर लेते हैं. चार्ज जब रेस्ट में है, रेस्ट मतलब चार्ज जब मोशन में है, इसको एक बार और डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें इंट्रोडक्शन बढ़िया से मिल जाए. रेस्ट का मतलब जब वेलोसिटी भी जीरो एंड एक्सेलरेशन भी जीरो. ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. रेस्ट का मतलब तो वेलोसिटी जीरो है ही, और जब वेलोसिटी ही नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात की है नहीं. तो चार्ज जब रेस्ट में है तो इस केस में जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की जो प्रॉपर्टी या चार्ज अपने अराउंड जो एक फील्ड जनरेट करेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड. मोशन, चार्ज यहाँ पे मोशन से हम दो तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं. चार्ज अगर मोशन में है किस टाइप से कि वेलोसिटी तो नॉन जीरो है, वेलोसिटी तो है, चार्जेज है वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन इज जीरो. मतलब जो चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. इफ चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद नो एनी एक्सेलरेशन, देन यहां पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा. मैग्नेटिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? बिल्कुल. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो बस चार्ज होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हो गई. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलेगा. अदर यहाँ पे मोशन में है तो वेलोसिटी तो जीरो होने से रहा, वेलोसिटी तो नॉन जीरो है, मतलब मूविंग विद सम वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, दैट मीन्स मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. तो चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और
जीरो एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमें क्या क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मिलेगा, एंड साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप से भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों हमें देखने को मिलेगा। अगर लाइट है तो उस केस में बात करेंगे। तो चार्ज से बना, चार्ज जब रेस्ट में है तब हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने को मिलेगा। तो अभी जो इस सीरीज में, इस चैप्टर में जो हम देखने वाले, ये सिर्फ हमें यही वाला सीन देखने, यही पढ़ने को है। ये सारे अगले चैप्टर्स में हम देखने को मिलेगा हमें, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 1, दैट इज चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट इज इलेक्ट्रिक? कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जैसा कोई पार्टिकल है किसी भी मैटर में, तो उसके जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है उसे ही हम बोलते हैं क्या, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी? नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है। तो फिर, लेकिन ये एक प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, जो जस्ट नियर टू फंडामेंटल जैसा ही है, लेकिन 100% फंडामेंटल नहीं है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a particle like electron or proton, like electron or proton of matter। किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है उसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is a property who produces electric field around it, electric field around it। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना ही बनना है। हाँ, बशर्ते वो रेस्ट में हो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को। व्हाट डू यू मीन चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, है ना। तो अगर कोई चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, प्लस का है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में देखने को हमें मिलेगा। हमेशा कैसे दिखेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये सब हम आगे फ्यूचर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस तरीके से हम देख रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड, अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व लाइन, वो बात की बात है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है, सबसे बेसिक चीज है कि चार्ज है तो रेस्ट में, नहीं तो मोशन में होगा तो बात की बात है। इस चैप्टर में तो मोशन का लेना ही देना नहीं है। तो चार्ज अगर रेस्ट में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। या आउटसाइड में, आउटवर्ड या आउटसाइड की बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड, इनवर्ड या टुवर्ड्स बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लॉस और गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी के द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो तो भी हम चार्ज बता देंगे। जैसे जनरली जो बॉडी जो होती है, बॉडी कोई भी बॉडी जब उठा के लेके जनरली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है ही नहीं। न्यूट्रल डजंट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं है, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। अगर हम क्वांटिटी वाइज करें तो जितना प्रोटॉन है उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों कैसा है, न्यूट्रल। आई मीन न्यूट्रलाइज कर लिया एक दूसरे को, तो ये न्यूट्रल बॉडी हो गया, मतलब कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, न्यूट्रल बॉडी।
अगर इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए गए, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इसने लॉस कर लिया, लूज कर लिया, उस केस में अब यही वाली बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, कम हो गए। तो ओवरऑल आप ऐसे दिखा सकते, ये इसको न्यूट्रलाइज, ये इसको न्यूट्रलाइज कर लिया, तो एक चार्ज बच गया, मतलब कुल मिला के इसे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इसी बॉडी में किसी दूसरी बॉडी ने क्या कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन का गेन करा दिया, इसे अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया, गेन कर लिया इसने, उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर चार्ज को डिफाइन करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, तो इस केस में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके अलावा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करने वाली है, साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो तो भी आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ एप्लीकेशंस भी होंगे, है ना। आखिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी इसको पढ़ने की। तो इसको बहुत सारे आपको कॉमन एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। जैसे क्या क्या है, फिर हम चार्ज पे वापस आएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम एप्लीकेशन की बात कर ले, एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में हम इसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में, ठीक है। ये आने वाले फ्यूचर क्लासेज में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इन द लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर पे। उसके अलावा चिमनी में भी इसका यूज होता है। इन द फ्लाई एश, जो उड़ने वाले जो एसेज है, फ्लाई एश जैसे हम कहते हैं, ऑफ द चिमनी, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे हम करते हैं चिमनी में, वो हम फ्यूचर क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे भी बेसिकली कि जो फ्लाई एश है वो चिपकते चले जाता है, वो चिमनी में, वो वाली बातें हम करेंगे। थर्ड इज जैसे जेरोक्स मशीन में, इन द जेरोक्स मशीन, जेरोक्स मशीन में करने वाले हैं। उसके अलावा कैथोड रे ट्यूब के डिजाइन में भी करते हैं, इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब, इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब, जिसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, कैथोड रे ट्यूब में इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करने होते हैं, रेडार हो गया, जैसे टीवी हो गया, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। स्प्रे, पेंट या स्प्रे करने के लिए भी हम करते हैं ना, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट्स या स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स, स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पावर कोटिंग के लिए भी हम करते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये है बहुत सारे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है कुल मिलाकर। तो वन सेकेंड हम फिर से वापस आते हैं चार्ज में। चार्ज के बारे में फिर से हम डिस्कस करने वाले, फर्स्ट टॉपिक है। तो चार्ज में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले, पहले वो हम देख लेते हैं ना। जैसे कि हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कुछ, अब क्या क्या हम करने वाले हैं। जैसे चार्ज कितने टाइप्स के हैं, उसके अलावा चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एंड मास में क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है नहीं। तो वो सारी बातें हम करते हैं वन बाई वन। तो क्या क्या टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। इंट्रो करने के बाद अब जरा हम एक और चीज कर लेते हैं। पहले हम टाइप्स पर बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज हैव 2 टाइप्स, दो टाइप्स है इसके, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बहुत सिंपल है, 2 टाइप्स हम इसको देख सकते हैं। एक फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव, सिंपल से अगर हम इसे डिफाइन करना हो, क्या है पॉजिटिव चार्ज? तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाए, क्योंकि मूव तो इलेक्ट्रॉन ने ही करनी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाए, प्रोटॉन ज्यादा दिखने लग जाए, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मींस कुल मिला के उस पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसमें एक्सेस प्रोटॉन मिले, क्या मिले? एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिले, एक्सेस प्रोटॉन्स, कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो जाए। याद रहे, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, नेवर प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो जाए, दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली इसके अनलाइक में हम देख लेते हैं, इस जैसे इसमें एक्सेस प्रोटॉन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, है ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए, एक भी ज़्यादा हो जाए या कितना भी ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स को अच्छे से डिस्क्राइब करा था, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या बताया चार्ज के बारे में प्रैक्टिकली? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, मस्ट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। according to Benjamin Franklin, a charge developed on a glass rod, a charge developed on glass rod when it is rubbed by a silk cloth, या when it is rubbed by silk, then charge is called पॉजिटिव चार्ज। उस केस में उस चार्ज को क्या बोल देंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो ये उन्होंने पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन दिया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से करके बताया था, दिखाया था। तो अ चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड, ग्लास रॉड पे जो चार्ज बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इन्होंने आगे हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का यूज किया है यहाँ पे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड इज पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। इधर अगर हम देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज, अब यहां से हम देखें तो जो इस पे डेवलप्ड होगा सिल्क क्लॉथ पे, तो उसको हम कह सकते हैं, है ना, कि सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज डेवलप्ड होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। चलिए, तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज की बात, लेकिन उन्होंने इसका ये एग्जाम्पल नहीं लेके नेगेटिव चार्ज के लिए दूसरे के लिए कर दिया, है नहीं? जैसे चार्ज क्या बोला गया? चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड when it is rubbed by woolen cloth। जब वुलन क्लॉथ से रब किया जाएगा किसको? प्लास्टिक रॉड को, तो प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज डेवलप्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इज नेगेटिव चार्ज। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। वैसे भी अगर यहाँ पे हम देखें तो जो ग्लास रॉड पे आया है वो पॉजिटिव चार्ज है, देन सिल्क क्लॉथ पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उन्होंने इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं डिफाइन करा, उन्होंने करा एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड प्लास्टिक रॉड पे या प्लास्टिक का जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से उन्होंने चार्ज को डिफाइन करा था। यहीं पे आ जाता है क्या? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब दो टाइप के चार्ज हैं, चार्ज क्या हम देख लिए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो उसे ये भी जान लेना जरूरी है, फंडामेंटल लॉ, दैट इज वेरी वेरी बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ क्या है? सब जानते हैं। लाइक चार्जेस repel each other
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ चार्ज को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम देख लेते हैं कि चार्ज को किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। किसी बॉडी जो अनचार्ज है तो उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 3 टाइप्स है चार्ज, किसी बॉडी जो अनचार्ज है उसको चार्ज करने के 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग, सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड लास्ट इज चार्जिंग बाय induction. Charging by friction, conduction and induction. There are 3 methods of charging to any uncharged body. Methods of charging. There are 3 methods of charging. First is charging by friction. Charging by friction, which is also known as frictional charge. Frictional charge, charging by friction or frictional charge. Then सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 बॉडीज, लेट फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकेंड बॉडी इज बी। 2 टाइप की हम यहाँ पे बॉडी की बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से रब किया जाना चाहिए। कंडीशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज बोथ बॉडी इज रब्ड विद ईच अदर, दोनों के बीच में मस्त एक रगर वाला रब होना ही चाहिए, तभी जाके आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों बॉडी कैसे है, अनचार्ज है। तो क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम देखें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो बोथ बॉडीज क्या है, अनचार्ज है। बोथ बॉडीज आर अनचार्ज, अनचार्ज्ड। अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल है, कैसे है, न्यूट्रल है। सेकेंड, बॉडी मस्ट बी, I mean bodies must be rubbed with each other. जितनी भी बॉडीज है rubbed with each other, तभी जाके आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फील कर पाएंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट इज, एक हम ले लेते कि क्या है, ग्लास रॉड है, सॉरी ये क्या है, ग्लास रॉड है। जितना इसमें प्लस होगा उतना ही हम माइनस ले लेते हैं ताकि कैसा रहे, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसको अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। सिल्क क्लॉथ के साथ, मान लेते हैं ये सिल्क है, इसके साथ हमने इसको क्या करा, रब करा। देन रिजल्ट में क्या मिलेगा, जैसे हम इन दोनों को रब करेंगे तो रब करने के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे चले जाएगा, सिल्क क्लॉथ में, यहाँ से इसके अंदर सिल्क क्लॉथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चला जाएगा। डेफिनेटली कितना जाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ से, ग्लास रॉड से, दैट इज ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो अब देखने को क्या मिलेगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया, लेट से कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो 1 2 3, प्रोटॉन अभी जितना है उतना ही है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले प्रोटॉन कितने तो 1 2 3, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हटा लीजिए इसको, अभी भी 2 प्रोटॉन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। और ये जो सिल्क क्लॉथ है अपना वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो भी पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा इसके, है ना। तो इस तरीके से रब करके हम क्या देख सकते हैं कि 2 अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आपने बहुत जगहों पे एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि चार्ज कैसे हो जाता है ना। कॉम्ब वाला, ड्राई हेयर के विद कॉम्ब के साथ हम करते हैं ना, पेपर चिपकाने के लिए, पेपर में जो डस्ट वगैरह तो वो सब चिपकाने के लिए। तो ड्राई हेयर को अगर हम ड्राई हेयर को जब हम रब करेंगे किसके साथ, कॉम्ब के साथ, तो ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये तो क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड का। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं वही वाला, जैसे ड्राई हेयर है अपने पास, सूखा हुआ ड्राई हेयर है, उसको रब करना है किसके साथ, कॉम्ब के साथ। तो उस केस में ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, एंड कॉम्ब पे कैसा चार्ज देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे,
ड्राई हेयर पे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा? कॉम्प पे चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस प्रोटॉन दिखने लग जाएगा या उस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्सेस प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से और क्या हो सकता है, जैसे वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं, रब कर देते हैं किसके साथ? किसी के साथ, जैसे एक एम्बर कहलाता है, उसके अलावा अपना प्लास्टिक का रॉड है वो तो था ही, उसके अलावा आप रबर का भी कोई शूज वगैरह है उससे भी आप कर सकते हैं। तो वुलन क्लॉथ को इसमें से किसी के साथ आप कर दीजिए, तो वुलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन रबर, अगर आप रबर वाले लेते हैं, सॉरी एम्बर लेते हैं या रबर लेते हैं, किसी एक में ये चला जाएगा जिसके साथ आप रब करेंगे। तो वुलन क्लॉथ विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड एम्बर, रबर, शूज एटसेट्रा विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक बेसिक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। इसके बहुत ही सारा एप्लीकेशन है, जैसे क्लाउड इज चार्ज्ड, क्लाउड इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन की ही हेल्प से होता है। जो चार्ज है क्लाउड इज ऑल्सो कंटेनिंग वाटर। क्लाउड के अंदर भी क्या होता है? वाटर ही होता है, लेकिन ये चार्ज होता है, जिससे हम थंडर इफेक्ट देखने को मिलता है नहीं? लेकिन वो होता है चार्ज किसकी वजह से? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन, क्योंकि चार्ज जो वाटर मॉलिक्यूल है क्लाउड्स के अंदर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। तो मूविंग के दौरान मूव करने से उसमें क्या है? फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज हो जाता है, क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं। तो ये हो गया। इसका एक और एग्जांपल है, एप्लीकेशन है कि जो एरोप्लेन होते हैं उसका जो टायर्स होता है, एरोप्लेन के जो टायर्स, एरोप्लेन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई यहाँ पे। जैसे एरोप्लेन की जो बॉडीज होती है वो मेटल का बना होता है, क्यों? बट जो उसका टायर है वो प्योरली बाकी रबर जैसे टायर का नहीं होता, ये स्लाइटली कुछ कंडक्टिव चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन which is also known as frictional charge, charging by friction or frictional charge। then सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 बॉडीज, लेट फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकेंड बॉडी इज बी। 2 टाइप की हम यहाँ पे बॉडी की बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से रब किया जाना चाहिए। कंडीशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज बोथ बॉडी इज रब्ड विद ईच अदर। दोनों के बीच में मस्त एक रगर वाला रब होना ही चाहिए, तभी जाके आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों बॉडी कैसे है? अनचार्ज है। तो क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे? हम देखें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो बोथ बॉडीज क्या है? अनचार्ज है। बोथ बॉडीज आर अनचार्ज। अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। सेकेंड, बॉडी मस्ट बी, bodies must be rubbed with each other। जितनी भी बॉडीज है rubbed with each other, तभी जाके आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फील कर पाएंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट इज, एक हम ले लेते कि क्या है? ग्लास रॉड है, सॉरी ये क्या है? ग्लास रॉड है। जितना इसमें प्लस होगा उतना ही हम माइनस ले लेते हैं ताकि कैसा रहे? ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसको अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे। सिल्क क्लॉथ के साथ, मान लेते हैं ये सिल्क है, इसके साथ हमने इसको क्या करा? रब करा। देन रिजल्ट में क्या मिलेगा? जैसे हम इन दोनों को रब करेंगे तो रब करने के बाद जो रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इसमें से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे चले जाएगा? सिल्क क्लॉथ में। यहाँ से इसके अंदर सिल्क क्लॉथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को चला जाएगा। डेफिनेटली कितना जाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ से? ग्लास रॉड से, दैट इज ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से किसमें? सिल्क क्लॉथ में। तो अब देखने को क्या मिलेगा? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया। लेट्स से कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो 1 2 3 प्रोटॉन अभी जितना है उतना ही है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले प्रोटॉन कितने? तो 1 2 3।
अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हटा लीजिए इसको, अभी भी 2 प्रोटॉन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। और ये जो सिल्क क्लॉथ है अपना वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो भी पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा इसके, है ना। तो इस तरीके से रब करके हम क्या देख सकते हैं कि 2 अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आपने बहुत जगहों पे एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, कि चार्ज कैसे हो जाता है ना। कॉम्ब वाला, ड्राई हेयर के विद कॉम्ब के साथ हम करते हैं ना, पेपर चिपकाने के लिए, पेपर में जो डस्ट वगैरह तो वो सब चिपकाने के लिए। तो ड्राई हेयर को अगर हम ड्राई हेयर को जब हम रब करेंगे किसके साथ, कॉम्ब के साथ, तो ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये तो क्या हो गया सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रोड का। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं वही वाला, जैसे ड्राई हेयर है अपने पास, सूखा हुआ ड्राई हेयर है, उसको रब करना है किसके साथ, कॉम्ब के साथ। तो उस केस में ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, एंड कॉम्ब पे कैसा चार्ज देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा, कॉम्ब पे चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस प्रोटॉन दिखने लग जाएगा या उस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्सेस प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से और क्या हो सकता है, जैसे वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं, रब कर देते हैं किसके साथ, किसी के साथ, जैसे एक एम्बर कहलाता है, उसके अलावा अपना प्लास्टिक का रॉड है वो तो था ही, उसके अलावा आप रबर का भी कोई शूज वगैरह है उससे भी आप कर सकते हैं। तो वुलन क्लॉथ को इसमें से किसी के साथ आप कर दीजिए, तो वुलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन रबर, अगर आप रबर वाले लेते हैं, सॉरी एम्बर लेते हैं या रबर लेते हैं, किसी एक में ये चला जाएगा जिसके साथ आप रब करेंगे। तो woolen cloth will be positively charged and amber, rubber, shoes etc. will be negatively charged। तो ये एक बेसिक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। इसके बहुत ही सारा एप्लीकेशन है, जैसे क्लाउड इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। ये भी फ्रिक्शन की ही हेल्प से होता है। जो चार्ज है क्लाउड इज ऑल्सो कंटेनिंग वाटर, क्लाउड के अंदर भी क्या होता है, वाटर ही होता है, लेकिन ये चार्ज होता है, जिससे हम थंडर इफेक्ट देखने को मिलता है नहीं, लेकिन वो होता है चार्ज किसकी वजह से, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन, क्योंकि चार्ज जो वाटर मॉलिक्यूल है क्लाउड्स के अंदर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, तो मूविंग के दौरान मूव करने से उसमें क्या है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं। तो ये हो गया। इसका एक और एग्जांपल एप्लीकेशन है कि जो एरोप्लेन होते हैं उसका जो टायर्स होता है, एरोप्लेन के जो टायर्स, एरोप्लेन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई यहाँ पे, जैसे एरोप्लेन की जो बॉडीज होती हैं वो मेटल का बना होता है, क्यों, बट जो उसका टायर है वो प्योरली बाकी रबर जैसे टायर का नहीं होता है, स्लाइटली कुछ कंडक्टिव टायर्स होता है। ये क्यों होता है, तो यही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो वो रबर का बना होता है, लेकिन फिर भी स्लाइटली कंडक्टिव होता है, क्यों होता है देख लीजिए, ऐसे ही समझ लेते, क्योंकि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होगा तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन करेगा विद ग्राउंड, उसकी वजह से उस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, कहाँ पे, ग्राउंड पे, और वो चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है जब वहाँ पे कोई दूसरा आ जाए उसको, तो उस वजह से क्या है कि वो कुछ चार्ज को अपने साथ ले लेगा और ट्रांसफर कर देगा, कहीं पे भी कर दे, ठीक है नहीं, या जब वो लैंड कर रहा होगा तो उस केस में भी वही है। तो चार्ज को एक जगह पे एक्यूमुलेट ना करना हो, वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ये चार्ज से बचाने की बात करें तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नहीं तो जैसे आप उतरे और करंट का झटका, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी उतना इफेक्ट करंट जैसा तो नहीं लगता, लेकिन अच्छा खासा झटका फिर भी लगता है। जैसे आप ठंड के टाइम में रजाई के अंदर चिंगारी जो उठते रहते हैं उसमें भी कहते हैं, नलके वगैरह छूने पे भी काफ़ी झटके जैसा लगते रहता है, तो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक है एप्लीकेशन। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए अगर हमें क्या था कि दोनों बॉडीज या जितनी भी बॉडीज है जिसको चार्ज करना है उसको रब करना जरूरी था, उसको एक दूसरे से पकड़ के रगड़ना कहे तो जरूरी था, मस्ट था,
तो सेकेंड कौन सा मेथड है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंडक्शन में क्या करना है? दो बॉडीज है, दोनों चार्ज भी हो सकते हैं, दोनों अनचार्ज भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि चार्ज अनचार्ज। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, जनरली जो कंडीशन है कि एक बॉडी चार्ज हो और एक अनचार्ज हो तो चलेगा, या दोनों के दोनों चार्ज हो तो कैसे होगा, देखते हैं। तो कंडक्शन फ्रिक्शन से थोड़ा सा क्या है कि इसमें हम सिर्फ टच कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्या है कि दो बॉडीज है, उसको बस नियर मिल ला के उसको टच करा देना है, कांटेक्ट मिलाना है। कुल मिला क्या करना है? कांटेक्ट मिलाना है। ठीक है, उसको रब करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, इसमें जो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज, उसमें से एक बॉडी क्या हो? चार्ज्ड हो, और दूसरा क्या हो? अनचार्ज्ड हो, या दोनों के दोनों चार्ज्ड हो। तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? अगर दोनों के दोनों चार्ज्ड हो तो क्या कांटेक्ट में लाने के बाद भी चार्ज सेम ही रहेगा या कुछ चेंज आएगा? अगर एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तो ये तो बेसिक्स है कि एक चार्ज है कुछ अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकता है। हाँ, तो यही होने वाला है चार्जिंग बाय कंडक्शन के केस में। जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज करता है। तो क्या इसके चार्ज पे कुछ असर पड़ेगा? डेफिनेटली उसको चार्ज करे तो इसका चार्ज तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा ही। अनदर है कि दोनों चार्ज बॉडी है, अब अगर दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा? तो चलिए वन बाय वन हम देख ही लेते हैं क्या होने वाला है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इट इज ए प्रोसेस इन विच an uncharged body can be charged with the help of a charged body when both body kept in contact। दोनों बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लाएंगे तो उससे अनचार्ज बॉडी चार्ज हो सकता है या हो जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे ये हैं, देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि मान लेते हैं दिस इज द बॉडी ए जो कि कैसा है? चार्ज्ड है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू है। दूसरा बॉडी है सेम साइज एंड शेप क्या है? बॉडी बी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। अब हमने दोनों को क्या कर दिया? कांटेक्ट मिला दिया। कांटेक्ट मिलाने से क्या हुआ? कांटेक्ट मिलाने से क्या हुआ? अगर दोनों का साइज एंड शेप इक्वल है, कंडीशन क्या है? कंडीशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये कंडीशन हमेशा होना चाहिए तभी होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात कर लेते हैं, फिलहाल में कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे तो विदाउट कंडीशन ही काम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि साइज एंड शेप ऑफ बॉडीज मस्ट बी आइडेंटिकल हो, तब जो हम लिखने वाले, जो हम समझने वाले हैं, उसके लिए आइडेंटिकल शेप एंड साइज के होना चाहिए। तो अगर ए एक बॉडी है जिसपे चार्ज क्यू है जो चार्ज्ड बॉडी है, बॉडी बी है जो अनचार्ज्ड है, उस केस में क्या देखने को मिल सकता है? जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा। चार्ज क्या है? डिवाइड हो जाएगा। कैसे? तो आइडेंटिकली डिवाइड होगा, इक्वल डिवीजन चला जाएगा, इक्वल पोर्शन बन जाएगा, Q/2 ए भी चार्ज हो गया एंड बी भी चार्ज हो गया। अब दोनों के दोनों कैसा है? चार्ज है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहां पे एक अनचार्ज बॉडी ने दूसरे बॉडी को चार्ज किया। कैसे? कितना चार्ज किया? तो दोनों ने हाफ कर लिए चार्ज को। अगर मान लीजिए पहले 10 माइक्रोकूलम था तो 5 माइक्रोकूलम। मान लेते इसमें 100 मिलीकूलम था तो 50 मिलीकूलम। ये सारी बातें हो गई। तो यूनिट्स भी है, अगर आप नहीं जानते तो चार्ज की यूनिट भी देख लेते। अभी बोले तो थोड़ा सा देख ही लेते। चार्ज की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम है। फिलहाल इतना ही देख लेते कि कूलम इसकी क्या है? ऐसा यूनिट है। कूलम को हम सी से दिखा लेते हैं, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ESU है। अदर यूनिट क्या है, या फिर उसको प्रैक्टिकल यूनिट आप बोल लीजिए। प्रैक्टिकली आप क्या क्या यूज करने वाले, तो प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कूलम तो रहेगा ही, कूलम तो फिर भी ठीक है। माइक्रो कूलम सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। समटाइम पिको कूलम, मिली कूलम, ये सब जो है ज्यादा यूज होता है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज, अभी हम आगे बात करेंगे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वहां पे 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज।
जिसको क्रिएट करने के लिए, जिसको चार्ज के लिए ना एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक तो चार्ज होने से रहा। तो द मेन रीजन ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो उसके लिए अगर 1 कूलम चार्ज किसी को करना है तो उसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होना पड़ेगा, तब जाके 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज है वेरी बिग क्वांटिटी। तो जनरली जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं तो माइक्रो कूलम, पिको कूलम या फिर मिली कूलम तक देख लेते हैं। तो माइक्रो कूलम दैट इज 1 माइक्रो कूलम कितना होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 कूलम। 1 पिको कूलम इज 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 कूलम एंड 1 मिली कूलम इज 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 कूलम। ये है मिली कूलम। और इससे मिलता जुलता जो कंफ्यूजन है वो है मेगा कूलम, मेगा MC, इसमें कैपिटल M है और इसमें स्मॉल m है। तो अगर मेगा की अगर हम बात करेंगे तो 1 मेगा कूलम कितना हो जाए 10 टू द पावर प्लस 6। मेगा इज बिग यूनिट, ये बड़ी यूनिट है जो कि कूलम से बड़ी है, तो इसलिए इसमें प्लस में ध्यान रखना है और यहाँ पे माइक्रो में माइनस का है। ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या है कि 2 बॉडीज है जिसमें एक अनचार्ज था एक चार्ज था, तो दोनों ने क्या कर लिया हाफ एंड हाफ कर लिया। कंडीशन है कि साइज मस्ट बी सेम, शेप मस्ट बी ऑल्सो सेम। साइज एंड शेप अगर सेम है, जैसे शेप कहने का मतलब दोनों भी क्या है स्फेरिकल है, साइज में भी दोनों इक्वल है, तो इस टाइप से चल जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2, जिसमें इसी में हम कर लेते हैं केस 2। फिर से इसमें देख लेते हैं, ये चार्ज बॉडी है जिसपे चार्ज Q1 है, ये दूसरा बॉडी है जिसपे चार्ज इस बार 0 ना होकर चार्ज ही, ये भी चार्ज ही है, क्या इस पे चार्ज Q2 है। यहां पे दोनों के दोनों बॉडी क्या है चार्ज्ड है और दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। तो कांटेक्ट में लाने पे रिजल्ट क्या मिलता है? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कांटेक्ट में लाने के बाद कांटेक्ट में रखेंगे तभी ही चार्ज रहेगा, नहीं। अब तो एक बार आपने ला दिया, जो भी उसमें होना था वो हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद आप सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट हो चुका है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी चार्ज आपको क्या मिलना है वही जो आप इससे पहले वाला था। इस केस में क्या है कि Q1 Q2 है। अब क्या होगा, तो चार्ज जो है जैसे पहले एवरेज मिल रहा था तो इस बार भी एवरेज मिलेगा। इसमें भी कितना मिलेगा Q1 प्लस Q2/2 और इसमें भी कितना मिलेगा Q1 प्लस Q2/2, दोनों में हाफ एंड हाफ हो जाएगा। कंडीशन बार बार बोल रहा हूँ कि शेप एंड साइज क्या होना चाहिए आइडेंटिकल, सेम होना चाहिए। अगर है तो दोनों को सेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा फिर। एंड थर्ड वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस पे हम बाद में एक साथ सब पे न्यूमेरिकल करेंगे, अभी फिलहाल हम क्या कर लेते हैं सबको समझ लेते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए तो अगर हम ऑर्डर से समझे तो फ्रिक्शन था जहां पे हमें जितनी भी बॉडीज थी सबको अच्छा खासा उसमें क्या करना था, फ्रिक्शन के लिए रब करना पड़ रहा था, तब चार्ज क्रिएट हो रहा था। एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में चले जा रहा था, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया था वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया था वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था। तो कुल मिलाकर वहां पे दोनों के दोनों बॉडी अनचार्ज। यहाँ पे हम कंडक्शन की बात करें तो एक चार्ज बॉडी होता है जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा सकता है, ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसमें कॉन्टेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तभी जाके चार्ज बनेगा। तो Q1 एंड Q2 का ये कहानी था। अगर दोनों चार्ज है तो भी, या एक चार्ज एक अनचार्ज है तो भी आप कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। और हमेशा क्या मिलता है, मीन मिलता है अगर आइडेंटिकल शेप एंड साइज का है तो। थर्ड वन इज चार्जिंग बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन के लिए बात कर लेते हैं कि चार्जिंग बाई इंडक्शन कैसे होगा। तो यहां पे क्या है, ना तो आपको रब करने की जरूरत है, ना ही आपको टच या कांटेक्ट में लाने की जरूरत है, दूर से ही हो जाएगा, थोड़ा सा दूर से नियर बाई से ही काम चल जाएगा, है ना। तो टच भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना रब करने की जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी है। सिर्फ आपको क्या करना है, नियर बाई में लाके आप इसको बस काम चला सकते हैं। इंडक्शन का इफेक्ट है। तो ये मैजिक की तरह आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप केस नंबर 1 हम देख लेते हैं, क्या है कि एक चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, दोनों को हम पास में भी नहीं लाने वाले हैं, ठीक है, मतलब कांटेक्ट में नहीं लाने की बात कर रहे हैं। तो हमें करना है दोनों को चार्ज। तो कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉडी, मान लेते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा,
और ये दूसरा एक बॉडी है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये कैसा है, न्यूट्रल है या अनचार्ज है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स जितना प्लस है उतना ही माइनस। मान लेते हैं कि 3 प्लस है और 3 इस पे क्या है, माइनस है। इस पे जो भी चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अभी क्या है, कांटेक्ट में थोड़ा दूर दार है। अब हम इसको थोड़ा सा नियर ले लेते हैं, थोड़ा सा नियर ले जाते हैं, इसको आसपास लाते हैं। नियर जैसे ही ले, कैप्टन नियर, एकदम कांटेक्ट में नहीं लाना है, बस थोड़ा सा पास में लाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है जितना है उतना ही, वो क्या करेगा, इस वाले बॉडी के जो यहाँ पे है, इसके यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चाहे यहाँ, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे अच्छे से अरेंज होगा, कहीं भी प्लस माइनस हो सकता है इस तरीके से। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इधर की तरफ धक्का दे देगा, रिपल्सन, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लाइक चार्जेस, नेगेटिव चार्ज यहाँ जो नेगेटिव होता है उसको दूर कर दिया, एंड पॉजिटिव क्या है, इस साइड को आगे, है नहीं। अब क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव आपके पास है, नेगेटिव इधर है, लेकिन जैसे हटाएंगे फिर से, अभी भी ये तो न्यूट्रल का न्यूट्रल, ऐसा तो नहीं कि चार्ज हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक दूसरी बॉडी ले आते हैं, क्या कर लेते हैं, एक दूसरी बॉडी को ले, जो भी अनचार्ज ही है, जैसे ये ए है, ये बी है और सी को इससे कॉन्टेक्ट मिला देते हैं। ठीक है, और ये भी न्यूट्रल है, अभी फिलहाल ये भी न्यूट्रल है एंड ये भी न्यूट्रल है। और जैसा कि बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज पहले था, अभी भी है। अब क्या है कि इससे आराम से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। जैसे ये फ्लो होगा तो अब क्या देखने को मिलेगा, सबको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने से ये ए नेगेटिवली चार्ज था, नेगेटिवली रहेगा, बी इसमें से इलेक्ट्रॉन उस वाले में चले गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड सी जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ए बी एंड सी, ए तो खैर पहले से ही चार्ज था, बी एंड सी भी अब चार्ज हो गया। क्या ए को हटा लेंगे यहां से तो भी ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं, ए को हटाने से फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है तभी तो ये प्रोसेस हो रहा है। हाँ, एक टाइम के बाद अब इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में नहीं चले जाए तब तक आप सेपरेट ना करें। एक बार अब इसमें सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तब आप सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने से ए बी सी जैसा कि पहले था वैसा ही चार्ज है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है। देख लीजिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज था, ये भी न्यूट्रल था। उधर भी देखेंगे तो इन दोनों का ओवरऑल न्यूट्रल ही मिलेगा, और ये जितना नेगेटिव पहले था उतना ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग में इंडक्शन की हेल्प से अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाने की भी जरूरत नहीं है, ना चार्ज बॉडी से आपको फ्रिक्शन कराने की जरूरत है, फिर भी काम हमारा हो जाएगा। केस 2 क्या है, केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन बोला, अर्थिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लेते फिर से ये एक चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज है। तो न्यूट्रल में इस तरीके से माइनस प्लस जो भी है वो सब है। तो जैसे इसको हम पास में लाएंगे, नियर बाई, तो उस वजह से क्या होगा कि ये प्लस को इधर करेगा या माइनस को। तो प्लस तो कहीं मूव नहीं करता, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि प्लस दूर चला गया होगा, है ना। यहां पे सारे प्लस आ गए होंगे, कितना है सर, 4 है तो 4 बना देते हैं, और सारे माइनस एक तरफ हो गया। अब क्या कर लीजिए, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो अर्थ इज द ओशन ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स अर्थ इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओशन ऑफ चार्जेस, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा है, जितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है आप वहां से दे सकते हैं, और जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन वो आप अर्थ को दे सकते हैं। तो दोनों तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलने वाला है। अगर आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो अर्थ कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और अगर कम पड़ रहा है तो आप ले भी सकते हैं, दोनों कहानी। तो यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर को
हम अर्थ से ले रहे हैं तो ये जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर हम अर्थिंग को खत्म कर देंगे। अब अर्थिंग हटा दिए, अर्थ से बाहर कर दिए। जैसे अर्थिंग इफेक्ट को खत्म करेंगे तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज जितना था वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये बॉडी पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज में आ चुका है जितना चार्ज था पहले में। तो इस तरीके से हम भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और ये तरीका था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, दो या दो से जितनी बॉडीज है सबको अच्छे से रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन कराना पड़ेगा, जिस वजह से जो एक बॉडी, मान लीजिए बॉडी ए बॉडी बी है, तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी में चला जाएगा, तो ए पॉजिटिवली चार्ज बी नेगेटिवली चार्ज। दूसरा है कंडक्शन, दोनों को बस कांटेक्ट में लाना है, इस वजह से अगर शेप एंड साइज आइडेंटिकल है तो हाफ एंड हाफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे एक चार्ज हो या दोनों के दोनों चार्ज हो। एंड आखिरी चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस केस में क्या होगा कि कांटेक्ट में लाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिंपल से क्या करना है, नियर में ले आना है। तो इस वजह से उस पर जो चार्ज है वो चला जाएगा। और चार्ज किस तरीके से जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा, दो तरीके से देख लिया है ना। तो इस तरीके से हम चार्जिंग में फ्रिक्शन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही।